बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। रवां माली साल के बजट के ऊपर बड़ी बहस चल रही है और सवाल ये एक ही हो रहा है कि जो रवां माली साल का बजट है वो कैसा होगा, इसकी शक्ल कैसी निकल के आएगी। मगर जो इस वक्त हमारे सामने IMF के मामलात हैं उसकी तरफ से बजट अहदाफ और जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके ऊपर शदीद किस्म के एतराज़ात उठा दिए गए हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि जी मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के मौजूदा इकॉनमी के हालात को भी हम सामने रखें तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ वो क्रिप्टो करेंसी है, जिसके अंदर जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान है वो खित्ते की सबसे बड़ी मार्केट बन गया। अगर इनके सार्फिन की तादाद पाकिस्तान के हवाले से देखी जाए तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। सवालात ये किए जा रहे हैं अगर ये मामला इस तरह से जाता है तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हम बातें करते हैं, क्या इसके अंदर कोई मुस्बत तब्दीलियाँ इसके ज़रिए से आ सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो सियासी हालात है उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात होगी कि इमरान खान साहब ने कहा गया है कि उनकी तरफ से कि बड़ी तहरीक चलाई जाए और फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाए। एक तो सियासी हालात, दूसरा ये कि अदालती महाज पे बहुत कुछ हो रहा है, इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, अंदरूनी महाज पे तो हम बात करेंगे, ज़रा बैरूनी महाज का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं आपके तजज़िये में। मुझे ये बताइए कि एक सिफारती कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से भी जारी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से जो सिफारती कोशिशें हैं, मुहिम शुरू की गई है, ग्रुप्स बनाए गए हैं, वो जिस किस्म की इंटरनेशनली जाकर गुफ्तगू कर रहे हैं उससे लग रहा है कि अभी मामला ये थमा नहीं है। हम समझ रहे थे शायद निमट गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से ये मामला निपटा नहीं है। क्या अपडेट्स हैं इसके ऊपर? जी, मामला उनकी तरफ से इतनी आसानी से निपटेगा भी नहीं। मोदी साहब इसमें फंस गए हैं और एक बंद गली में आ गए हैं। वो इसलिए पहले तो बैरूनी फ्रंट पे ठीक है, ये 7 डेलीगेशन भेजे हैं। हाँ। और उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से वो 5 जो है ना वो अपोजिशन के लोग उसको लीड कर रहे हैं। मगर ये जो मसाला है, हम भी इस भारती प्राइम मिनिस्टर साहब भी हमारे टर्की गए हैं। टर्की जाना बड़ा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, ईरान भी जाना इम्पोर्टेंट था। टर्की ने हमारी बहुत मदद की है। अच्छा। और ये हमेशा से पाकिस्तान और टर्की की एक स्पेशल रिलेशनशिप रही है। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल का वक्त आया है तो टर्की हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, चाहे वो ज़लज़ले वाला पाकिस्तान में जब आया था, उसके बाद सैलाब के अंदर, उसके बाद अब जो है इतनी ज़्यादा उनके जो ड्रोन्स की पर्टिकुलरली जो है वो हेल्प हमें जो रही है। इंडिया उस पर बुलबुला उठा है और उनके यहाँ एक बड़ी एंटी टर्की जो है ना कैंपेन जो है वो चल रही है बहुत ज़्यादा। अब इंडिया के लिए 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। बैरूनी में ये है कि दुनिया आजकल जो है स्टोरी जो थी ना वो पहलगाम वाली वो पिट चुकी हुई है। एक तो एविडेंस नहीं दिया, दूसरा ये है कि वो इंडिया का जो आज से 6-7 साल पहले उनकी तरफ एक झुकाव था, अभी भी कई मुल्कों में, मगर इस इशू पे ऊपर ये जो 5-6 साल में इंडिया ने जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर होता रहा है, KP में होता रहा है, दहशत गर्दी के अंदर, वो क्लियरली वो ताने बाने मिलते रहे हैं। और जो मोदी साहब का अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ वो जो सलूक है, तो इंडिया का वो जो सॉफ्ट इमेज है ना वो अब बिकता नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो कि ये स्टोरी। दूसरा, वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन, दुनिया आगे चली गई है। अब स्टोरी ये आ गई है कि पाकिस्तान ने बहुत इज्जत कमाई है। हाँ। और जाहिर है इंडिया का एक शाइनिंग इंडिया, वो जो है अमर्ज्ड इंडिया, वो मर्जिंग इंडिया भी नहीं कहते थे, वो कहते थे जी हम बड़ी रेस में हैं और वो बिग पावर्स की गेम में, और G7 और इस तरह की सारी जो सर्कल में उनका जो अपने मतलब मिस था और दुनिया का भी उनके मतलब था कि अब जो बिग प्लेयर्स की बात होती थी रूस, अमेरिका, चीन के साथ, वो इंडिया का भी जिक्र कर देते थे। तो वो पाकिस्तान ने उनकी वो मिथ जो है ना वो तोड़ दी है। अब हमारी जो है लोग हमारे से, क्योंकि हमने शोर नहीं बचाया था, माशाल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस ने, पर्टिकुलरली एयरफोर्स ने जो कारनामा दिया, क्योंकि ये लार्जली ये भी अपनी नौयत की एक रिसेंट वॉर हिस्ट्री के अंदर एक अपनी नौयत की अजीब है कि लार्जली एयर वॉर हुई है, क्योंकि ग्राउंड पे बड़ी महदूद मोबिलाइजेशन हुई, वो नहीं हुई। तो ये अभी वॉर का पैटर्न भी ये बन गया है। ये पाकिस्तान ने
एक कि जनाब ये अभी लार्जली ये तमाम कैरेक्टर जो है वॉरफेयर का बदलने जा रहा है, और पाकिस्तान ने इसके अंदर लीड किया है कि उसके अंदर पूरी दुनिया ये जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर है उसकी मिसाल अमेरिका की देते थे लोग, अब पाकिस्तान की बराबर में देने लग पड़े हैं कि अमेरिका ने भी उनके ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ऑफ कोर्स करते हैं, उनके पास मैन पावर भी है, जो है पैसा भी है, क्लाउट भी है, मगर पाकिस्तान से कोई मैचिंग वो तो नहीं। उनका वॉरफेयर में रिसेंटली कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने अपनी इस एक्सपर्टीज को किसी बैटल थिएटर में, थिएटर ऑफ वॉर के अंदर अपनी ये स्किल्स को प्रूव किया होगा, बल्कि उल्टा रहा है कि रिसेंटली जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, मिडल ईस्ट में हुआ, अक्सर वो यूक्रेन में नेटो की तमाम अफवाज जो है वो रशिया को नहीं गिरा सकी अमेरिका की के नेटो का हिस्सा होने के बावजूद। तो हमने वॉर थिएटर में जो है वो जो 1 घंटे की है, वो दुनिया इस वक्त सारी स्टोरी वो है काबिल यकीन है सारी उनके लिए। सारी दुनिया के जो है ना, ये जो ये सफारती जो कोशिशें हैं कि जी वो चंद लोग जाके लोगों को वो कन्विंस कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। दुनिया सारी देख रही है, समझ भी रही है, और पूरी दुनिया में ये डिबेट चल रही है ये कि पाकिस्तान ने ये कैसा किया, क्योंकि हमने इसका शोर नहीं मचाया हुआ था। इंडिया ने अपनी तमाम कमज़ोरियों के बजाय के बावजूद जो है अपना कोई जो इमेज बनाने की कोशिश की थी कि जी वो बहुत कोई ताकतवर मुल्क है, वो उनका बैरूनी दुनिया में बस्ट हो गया। सवाल अभी ये सब ये मुमकिन कैसे हुआ, ये सवाल अपनी जगह ये मैं जो है ये मुमकिन जो है उससे जुड़ा इस बात से है कि इसलिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मुमकिन कैसे हुआ। मैंने जो है अभी रिसेंट डेज के अंदर मैं इसके अंदर इस डीपर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। हम जाहिर है कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, मैं रिपोर्टर हैं, साफ़ी हैं। सो हमारा काम ये होता है कि हम कम से कम वो लोग जो इसके अंदर जो इसको समझते भी हैं, इसकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, उनसे बातचीत करें। तो बेस्ड ऑन माय डिस्कशंस जो है वो मैं क्लियरली ये बता दूं कि इंडिया इसलिए जो अंदरूनी उसमें फंस गया है कि उनको कुछ ना कुछ करना है। उन्होंने आपके मीडिया ने, उनकी पब्लिक ने, जो मोदी साहब ने हाइप क्रिएट कर दी थी लोगों को, जो उम्मीदें दिला दी हुई थी, और जो अपनी 36 इंच की छाती थी वो सुकड़ के 26 इंच की रह गई है, 56 इंच की छाती 26 इंच पे सुकड़ के आ गई है। तो उसको कैसे जस्टिफाई करना, क्या करना है, वो जो भी करेंगे उसके बाद वो एक मिसफायर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये हमने जो सिर्फ ये नहीं है कि दलेरी दिखाई है, ये जो डॉक्ट्रिन दी है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हम उसके अंदर लीड कर रहे हैं। सो डॉक्ट्रिन जो इंडिया को अगर ये अपनी चेंज कुछ करना होगी नहीं, तो उनको सारी अपनी पहले डॉक्ट्रिनल और अपना तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो आर्म्ड फोर्सेस का है उसको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। वो पहला निज़ाम गिराना होगा, फिर उसको नए को बनाना होगा। फिर वो सिर्फ ये नहीं कि चंद जहाज खरीद के, सबक इस लेसन का जो हमने दुनिया में दिया है कि आप एक किल चेन बनाते हैं जो कि पूरी एक मल्टी डोमेन्स के अंदर साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सारी जो चीज़ें मिला के जो है ना किल चेन बना के, तो उसके ज़रिए हमने इंडिया को ये जवाब दिया है। अगर इंडिया कोशिश भी करेगा विद ऑल इट्स रिसोर्सेज, मनी एंड मसल पावर, तो वो सालों का काम है अगर वो फिर भी कर पाया। क्योंकि ये इस वक्त दुनिया, हम ठीक है चाइना का हमारी रही, मगर ये पाकिस्तान का कमाल है, ये क्रेडिट पाकिस्तान का है। इवन जो है चाइना हमारा हलीफ है, वो भी हमसे मज़ीद सीखना चाह रहा है कि जनाब हमने ये कैसे किया। पूरा मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया की इस वक्त जो है नगाहें वो पाकिस्तान में आ रही हैं, और वो हमारी एयर फोर्सेस सीखना चाहते हैं कि हमने ये कैसे, ये कमाल कैसे कर दिया। सो ये स्टोरी जो है ना इसके अंदर है। इसके अंदर देखा गया कि एक लंबा अरसा लगा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इसको सीखने में, इसको समझने में शायद एक बहुत लंबा अरसा लगा। उसके बाद इतनी बड़ी अहलियत हुई कि हमने भारत को जो है वो धूल चटा दी। ये अब न्यू वॉरफेयर ये है मल्टी डोमेन्स के अंदर। तो ये इसके अंदर उन्होंने पूरा स्पेस का, साइबर का ये सेंटर्स बना के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ये सारा वो निज़ाम बना लिया हुआ था। और एग्जैक्टली जिस तरह उन्होंने ये प्रेडिक्ट
किया था कि नेक्स्ट वॉरफेयर होगी, इंडिया वही पुराने मफरूज़ों पे आ गया, तो हम तो तैयार बैठे हुए थे। इसलिए जो है ये हमें जो लीड है इसको वो अगर वो शरारत करेंगे, कोई छोटी मोटी करेंगे तो एस्केलेशन का चांस होगा। एस्केलेशन होगी तो उनके साथ जो 5 या 6 जहाज जो गिराए हैं, अगली दफ़ा वो दर्जन, इस दफ़ा भी गिराए जा सकते थे, दर्जनों में गिरेंगे। सो इसलिए वो भी फंस इसलिए गए हैं बंद गली में कि अगर वो आगे जाएंगे तो उनको मजीद नुकसान होने का अंदेशा है। ठीक है, अगर आप मुझे इजाज़त दें आमिर साहब, इसके ऊपर तो बात हम फर्दन करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त चूँकि पाकिस्तान में बजट के ऊपर भी बात हो रही है, सूबों के बजट के हवाले से भी बात हो रही है, क्रिप्टो करेंसी का भी मामला है, पाकिस्तान की इकॉनमी के तमाम खदोखाल है जिनको बड़ा हमने डीपली जाकर डिस्कस करना है। इस वक्त हमारे साथ फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी, मैं मुजम्मिल अब आऊँगा आपकी, मैं देख रहा था IMF के ऊपर जो आपकी बयान चल रहा है और चीज़ों पे भी, मगर मैं ये जो टॉपिक जिक्र कर रहा था उससे रिलेटेड पहले एक सवाल करके देन आई विल मूव ऑन कि ये पाकिस्तान इस वक्त जो बजट आ रहा है ये बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है कि हमारी हाल ही में इंडिया के साथ ये जो झड़प हुई है तो हमें वो पीछे नहीं हट रहे और ये अभी मामला चल रहा है। उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। हम उनका जो 80 बिलियन डॉलर का बजट है, हमारा कोई 8 और 11 के दरमियान रहता है, बहुत बड़ा गैप है। तो हमें रिसोर्सेज भी क्रिएट करने हैं, जबकि हमारा रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है। उसके लिए बहुत अकल, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए कि कोई क्या फार्मूला होना चाहिए कि थोड़े पैसे में हम ज़्यादा सिक्योरिटी भी ले लें। और अभी तक जो खदोखाल आ रहे हैं बजट के, जिस तरह ये बना रहे हैं, तो क्योंकि किसी को एतराज़ नहीं होगा अगर 12 से 18% के दरमियान में इजाफा हो जाए या मज़ीद भी हो सके, मगर कैसे कर पाएंगे। और अभी तक जो बजट के खदोखाल आ रहे हैं उनके ज़हन में है कि वो कोई फार्मूला निकाल लेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो आमिर साहब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त अगर दुनिया में देखा जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बॉर्डर्स में जो है इस वक्त हलचल है, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर है चाहे ईस्टर्न बॉर्डर है। फिर दूसरा, पाकिस्तान अगर देखा जाए तो जिन ममालिक में जहाँ पे पीस है उनका डिफेंस टू GDP बजट कितना होता है और पाकिस्तान का कितना है। तो डिफेंस टू GDP बजट जो एक आम जो लोगों की रेंज है, जो कंट्रीज की रेंज है, बिटवीन 4 to 7% है, और जहाँ पे ज्यादा टर्बुलेंस होती है वो 7% तक भी है। पाकिस्तान का कितना है ये इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा अहम चीज़ है, क्योंकि ये बजट तो एक वरना अब एक सालाना रिचुअल एक्सरसाइज ही रह गई है और उसकी कोई वक़्त नहीं रह गई हुई। वो इसलिए कि सारा साल ही वो मिनी बजट आते रहते हैं बगैर वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के, तो जिस वक्त जब चाहें तो वो टैक्सेस करते रहते हैं। कभी वो पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए आ जाता है, कभी और उसके ज़रिए आ जाता है। मगर इस दफ़ा चूँकि बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो स्ट्रेटिजिक सूरत हाल है पाकिस्तान की, पोलिटिकल सिचुएशन है, जो जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक वैसे ही जो रीअलाइनमेंट है खित्ते के अंदर, वैसे ही एक बहुत टेंशन चल रही है। तो इसलिए ये बजट के ऊपर है कि उसके लिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, कोई बड़े आइंस्टाइन, फाइनेंशियल आइंस्टाइन चाहिए जो कि हमारे इसी एग्जिस्ट में, और हमें एक जो बड़ी एडवांटेज दी है जो कि हमने पहले गौर नहीं किया था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी लीड दी है, एक इशारा दिया है कि एक रिसोर्स जो कि हम जिसको अभी भी टैप नहीं कर पा रहे, आइंदा उसकी गुंजाइश है, मुजम्मिल लाएंगे तो मैं पूछूंगा उनसे, वो है कि हमारी $1 बिलियन की आर्मामेंट की जो एक्सपोर्ट्स पहले ही हो चुकी हुई है, विच इज़ बिग। और हमारा JF थंडर जो है वो क्योंकि लार्जली हमारे यहाँ ही बनता है, वो चीन से ज़्यादा पाकिस्तानी मेड जो JF थंडर है उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा। दूसरा, हमने जो और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं पाकिस्तान ने रिसेंटली, जिसके कुछ लश्कारे मिले हैं इस झड़प के अंदर जो है ना, लश्कारे ख़ास तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है, हमने जिस तरीके से डिफेंस के अंदर जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं, तो इसलिए मिडिल ईस्ट भी वो भी हमारी तरफ राग़िब आया। तो हमारे पास तो यही वाले बड़े दिमाग और यही आइंस्टाइन्स हैं, इनसे मतलब
क्या आप मजीद फर्दर चाह रहे हैं कि क्या करें पाकिस्तान की? बात ये है कि हमेशा गिवन सिचुएशन में गुंजाइश होती है, डिपेंड करता है कि उसके लिए हमारा एक बड़ा डिलेमा रहा है पाकिस्तान का कि हमने अकाउंटेंट्स एंड बैंकर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं कोई औरंगजेब साहब की शान में गुस्ताखी नहीं करता, कुछ काम उनके अच्छे हैं, मगर उसके लिए जो लास्ट जो हमें 2-3 इकोनॉमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, क्योंकि आपने मैक्रो भी देखना होता है। ये कोई बैलेंस शीट नहीं होती है कि आप सिर्फ एक इंडस्ट्री चलाने में और मुल्क चलाने में ये फ़र्क होता है कि इंडस्ट्री के अंदर आपके अंदर सबसे बड़ा जो आपको इंसेंटिव होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि आपने मुनाफा लेना है। कितना कमाया मुल्क के लिए सिर्फ मुनाफा एक आपका नहीं, मुनाफा भी होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, मगर साथ में वेलफेयर होती है, अवाम का वो भी सोचा जाता है। और जहाँ अवाम होती है तो उसके अंदर ख़ास तौर पे निचले तबकों का एक ख्याल रखा जाता है। उसके लिए मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ महबूबुल्लाह का आए थे, ये जाफरी मुझे याद पड़ता है, जो भी जब भी कोई इकोनॉमिस्ट आए हैं उन्होंने इंडिया को जो टर्न अराउंड किया वो मनमोहन सिंह ने किया था। वो PhD थे इकोनॉमिक्स के अंदर और एक वो जीनियस थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने 1990s में टर्न अराउंड किया। डेंग ज़ियाओपिंग वगैरह कोई मतलब उस तरीके से नहीं, मगर वो मैक्रो की तरफ जब आप वो करते हैं तो उसके लिए बड़ी आपको समझ होती है कि गिवन सिचुएशन में भी कोई कमाल किया जाता है। तो इस तरीके से नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल एक केओस नज़र आता है कि एकदम से ना जो है इनके अंदर कोई जो ये कहा जाता है कि ड्रास्टिक रिफॉर्म्स चाहिए, उसके बगैर नहीं है। तो ये एक कमज़ोर गवर्नमेंट है। और ये जो अभी सारी बहस आई हुई है जो IMF की, अब जो नज़र आ रहा है कि पहले वो ऑलमोस्ट ये बताया गया था कि जी वो डन डील है। हाँ, लेकिन अभी तो उन्होंने जो है अपनी वो वापस चले गए हैं, तो रियल एस्टेट का मेरे ख्याल में मामला सैटरडे को वो वापस चले गए हैं और उन्होंने कहा जी बातचीत अभी जारी है, डिले भी हो गया। चलिए, अगर आप मुझे अब इजाजत दें तो मैं एक बार कंफर्म कर लूं आपकी तरफ टॉस करने से पहले। मुजम्मिल असलम साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूं। जी मुजम्मिल, माफ कीजिएगा, आज हमारी ऑडियो का इशू आ रहा था, प्लीज जारी रखिएगा जहां आपने खत्म किया। देखिए कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो है 1800 अरब रुपए, जो डॉलर में कन्वर्ट करें तो 6.5 अरब डॉलर बनता है। आपने खुद अभी अपने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि इंडिया का 72 अरब डॉलर का जो है दिफाई बजट है। पाकिस्तान एक वाहिद यूनिक मुल्क है जिसके तमाम बॉर्डर सब इंगेज हैं, वो वेस्टर्न बॉर्डर भी इंगेज है, ईस्टर्न बॉर्डर भी इंगेज है। दुनिया में अगर जहाँ पे जो बिल्कुल पुरअमन मुल्क होते हैं उनकी मतलब क्या मतलब वो अपना कितनी GDP की शरह जो है दिफा में खर्च करते हैं, वो 4% से 7% के दरमियान है। तो और वो जो बिल्कुल पुरअमन जिनके मुल्क मतलब जहाँ पे जंगें नहीं लगी होती है, दहशतगर्दी के मसाइल नहीं होते। पाकिस्तान का अगर आज GDP जो है 400 अरब डॉलर का है तो पाकिस्तान का इस वक्त जो दिफा में खर्चा है वो 2% GDP से भी कम है। लेकिन अगर हम पेंशन जो दिफा के खर्चे से हटा के वफाक की बजट में आती है, पेंशन को भी शामिल कर लें तो पाकिस्तान का दिफा का बजट जो है 3% है। इसको कम से कम जो है पहली अगर पेंशन समेत करके 4% से भी अगर हम लेकर आते हैं तो ये लगभग जो है अल्लाह आपका भला करे 2500 से 2600 अरब रुपए बनता है। मुजम्मिल, मैं आपकी मुकम्मल वो सुनना चाहूँगा, मगर सिर्फ नाजरीन के लिए ऐड कर दूँ, आपको तो पता है कि इंडिया की क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी है तो उनका 1.5% GDP जो है उसका हिस्सा वो डिफेंस पे लगाते हैं तो 75 और 80 बिलियन डॉलर के करीब चला जाता है। तो हम ये 3 और 3.5 के दरमियान जो लगाते हैं उसके बावजूद ये कोई 8-9-10 बिलियन बनता है। तो उनका वो जो अगर 1% बढ़ाते हैं तो वो बहुत कैपेसिटी उनकी है बढ़ाने की। सो इसलिए मैंने एम्फसाइज किया था कि प्लीज़ हमें गाइड करें कि ये इसके लिए बहुत अकल चाहिए कि ये फार्मूला कुछ चेंज किया जाए। तो प्लीज़ जारी रखिएगा। और जैसे मैंने ये कहा कि हमें जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल टेक्नोलॉजी में इसमें खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास अगले साल के लिए वसाइल हैं कि नहीं है, ये बहुत अहम है। जम्बल, इसके साथ ही अगर आप ऐड कर दें कि IMF का वो हमें बताया जा रहा था कि जी मामला तय हो गए हैं, अभी वो वापस चले गए हैं और वो अब बताया जा रहा है कि उनको काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है ना इतराज़ात हैं। गवर्नमेंट जो है वो आप ही के मैं बयान सुन रहा था, तो अभी लेटेस्ट आपकी क्या इतलाएँ हैं, कहाँ पर जाके ये बात रुक रही है?
इसमें पहले मैं एक चीज ऐड कर दूं कि तरह जो 22% से 11% हुई है, तो हुकूमत के पास सूद की अदायगी की शक्ल में फिस्कल स्पेस आ गई है। मेरे हिसाब से तो 2,500 अरब की आनी चाहिए, लेकिन हुकूमत जराए कह रहे हैं कि 1200-1500 अरब रुपए की है। तो इसके 1500 अरब रुपए की फिस्कल स्पेस आपको मिल रही है, इसका जो है 1/3 आपको डिफेंस में खर्च करना चाहिए, 1/3 आपको डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट वफाकी हुकूमत एक जमाने से नहीं कर पा रही, और तीसरा 1/3 आपको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट खर्च करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी देख चुका है। पहले तो था ना कि वो आप अभी वो बजट को जो है उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट से ही कराएं, और सूबों के जो टारगेट्स के हवाले से वो पुरानी ही हैं, मगर उनको है कि वो इस दफ़ा ज़्यादा एश्योरेंसेस मांग रहे हैं। नहीं, अभी तक मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमसे ना किसी इंश्योरेंस की बात की गई है, ना हमसे कोई टारगेट का जिक्र किया गया है। जब प्रोग्राम तय हुआ था फिस्कल पैक्ट, वही वाली फिस्कल पैक्ट की कंटिन्यूटी है, हमें कोई नई बात नहीं पहुंचाई गई, ये आपके थ्रू ही सुन रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अभी आपको पता है पिछले हफ्ते हमने एक बात क्लियर कर दी है, मैं खान साहब के पास जुमेरात को भी मिलने गया था, फिर मिलने नहीं दिया गया। मैं आपसे जो है ना इकोनॉमिक्स के ऊपर ही बात करता हूँ, मगर आपने क्योंकि ये टॉपिक छेड़ दिया है तो मैं इसलिए पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज लीमा खान बीबी के हवाले से ये बयान इमरान खान का आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, और जो है ये इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क में तहरीक होगी। तो आपकी लीडरशिप के मुतजाद से उसके ऊपर बयान आते हैं, हालांकि आप इकोनॉमिक्स को डील करते हैं, मगर मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा अभी क्या लायामल क्या है, क्या पॉलिसी क्या है? देखिए, पॉलिसी तो वही है जो खान साहब देंगे, उसके अलावा मेरा काम तो सिर्फ माशी मामला तक है। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप ही आपको बेहतर जवाब देगी, क्योंकि मैं इन मामला में मुझे ना आगाही होती है, ना कभी इन्वॉल्व की है पार्टी में। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, जो खान साहब की जो है डायरेक्शन होगी उसी पे जो है पार्टी को अमल करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर देन खान साहब। चलिए सियासत से थोड़ा सा मैं हल्का सवाल पूछ लेती हूँ। आप भी बिलीव करते हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ईद से पहले आ जाएंगे? पिछले साल भर से ये चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। चलिए ये छोटा मैंने सवाल आपसे पूछ लिया है, ये इस ईद की बात कर रहे हैं या अगली ईद की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इस चीज से बिलीव करता हूँ कि जज साहब पेशी लगा लें तो एक पेशी की मार है। वो पेशी अब कब उनका दिल चाहता है लगाने के लिए, इस हफ्ते का भी बोला था, फिर उन्होंने नहीं लगाई। तो बस नीयत आप उसका अंदाजा लगा लें, हम लोग का दारोमदार नीयत से है। ये बहुत बड़ा जो है हमारे जिस कहते हैं मजहब में ये बात जो है तो ये सामने है। बाकी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि बोल दूँ ये ईद वो ईद। मैं तो एक पेशी समझता हूँ, एक पेशी, और अगर सही तरीके से सुन ली जाए मेरिट से तो खान साहब बाहर है। मुजम्मिल, मैं आपको दोबारा इकोनॉमिक्स पे ले आता हूँ। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अभी लेटेस्ट जो है एक ऐलान किया है कि 2000 मेगावाट बिजली जो है वो क्रिप्टो के लिए मुख्तस कर रहे हैं, और अभी हमने उसका बॉडी तो एक बना ली भी है कि मगर अभी कोई उसका कानून नहीं बना, उसका फ्रेम हमें ये तासुर दिया गया था ये इसको एक्सप्लोर करेगी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर उसके बाद एकदम से वो एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल आदमी हैं चेंगपेंग ज़ाओ, ये आप तो जानते हैं नाज़रीन के लिए, बाइनेंस के ये सीईओ हैं जो कि दुनिया की क्रिप्टो की बड़ी कंपनी एक है, मगर ये बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं कि ये अमेरिका में इनको जुर्माना भी हो चुका हुआ है, और ये इनके ट्रम्प के साथ फैमिली के साथ बड़े ताल्लुकात हैं। ये आजकल इनका जो है फेम, रीज़न फॉर फेम है, और एकदम से नवाज शरीफ के साथ वो मुलाकात करते हैं। तो हमें समझाएं कि ये क्या मुनासिब है और क्या हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि आप लोगों को अंदाजा तो होगा कि नून लीग की आईटी में या सोशल मीडिया में कितनी काबिलियत है, वो तो आपके सामने ये सारा कुछ। तो उसमें नवाज शरीफ साहब से मिलना और फिर एकदम जो है इसमें पहिए लगना, तो वो तो एक मैं उससे तबसरा नहीं करूंगा, वो आप बात समझ जाएंगे। लेकिन मैं इस 2000 मेगावाट पर जरूर बात करूंगा। लेकिन जी पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि 42,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, और जो हमने आज तक कभी 20-22 हजार से ऊपर जाते हुए नहीं देखी। ठीक है, अब पाकिस्तान में मसला ये है कि गर्मियों में पाकिस्तान के पास बिजली की खपत ज्यादा है, पैदावार जो असूली तौर पर नहीं, इसीलिए तो लोड शेडिंग है ना पूरे मुल्क में।
ठीक है ना। तो गर्मियों में तो आप ये 2000 मेगावाट किसी को किसी सूरत में दे ही नहीं सकते, नंबर एक। और अगर देंगे तो जो सबसे महंगी तरीन बिजली है, अगर वो महंगी तरीन बिजली में पाकिस्तान में क्रिप्टो वाले जो है माइनिंग करने वाले उसमें लेने के लिए तैयार है, तो फिर तो पाकिस्तान की लॉटरी है। हाँ, सर्दियों में आपकी जो है आर्गुमेंट मुजम्मिल बड़ा मजेदार दिया। उन्होंने कहा है जी असल में जो बिजली ज़ाया हो रही थी या पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये वाली बिजली हमने जो है ना मुख्तस की है। तो हमारा ये आर्गुमेंट रहा है कि जनाब आप बिजली अगर सस्ती कर लें तो लोग इस्तेमाल भी करेंगे, और बजाय इसके कि वो सेठों को आप दें, IPPs वालों को जो है, तो अवाम को रिलीफ दे दें। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो इसलिए ये बिजली जो है ना हम उनको दे रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको बड़ा क्लियर कह दिया ना कि अगर 60 रुपए यूनिट वाली बिजली में वारा आता है उनको, तो 100 बिस्मिल्लाह वो आ जाए। किसी डायरेक्ट प्लांट में जो बंद किया हुआ है वहीं से बिजली लगा के करीब में जो इस्तेमाल कर लें, बिस्मिल्लाह कर लें। ये RLNG के प्लांट ही वो भी बंद होने थे अभी पिछले दिनों, ठीक है ना, वो ही ले लें। लेकिन मसला मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सर्दियों में बिजली बचती है, गर्मियों में बिजली बचती ही है, नंबर एक। दूसरा, अगर आपको ये काम करना है तो पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा करने की एक ही जगह है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, और जो हम कर भी रहे हैं। हमारे 900 मेगावाट आ रहे हैं जो 10 रुपए की यूनिट से कम है। तो आप वहाँ पे जो है उनको इन्वाइट करें, वहाँ पे जो है वहाँ बिजली बनाए, नए बिजली घर बनाए और जो है बिजली दे। तीसरा भी आपके सामने ये जो दासू वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 400 अरब रुपए से 1800 अरब रुपए जो है उसकी अभी रिवाइज कॉस्ट हो गई है। ये जो डैम बनाना था दासू आपने, तो वो जो है उसकी कह रहे बिजली वो भी 18-20 रुपए की बनेगी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा ये इसके ऑप्टिक्स है, इसके पीछे कुछ मतलब वर्किंग है, ये बस वही। मुजम्मिल लास्टली क्विकली ये मुझे क्विकली अगर बता सके कि वैसे ये जो क्रिप्टो करेंसी है, कुछ मुल्कों ने जो है इसको अलाउ किया हुआ है और कुछ मुल्कों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। काफ़ी मुल्क, चीन जो है वो डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है, वो नहीं मानते हैं। अमेरिका में ट्रंप की फैमिली क्योंकि इन्वॉल्व है। इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग फॉर पाकिस्तान? मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो मेरे पास, हमारे पास भी खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स आया था, उसने कहा कि मुझे जो है IT के लिए और इसके लिए आप दे देंगे। वो 3 सेंट में बिजली मांग रहे थे, कह रहे थे कि 3 सेंट से ऊपर वारा नहीं है। हमारे यहाँ तो 12 सेंट की बिजली जो है हुकूमत भी बेच पा रही। तो ये मुझे अगर 12 सेंट में इनसे कोई 2000 मेगावाट ले लेगा तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिर तो लॉटरी लग जाएगी। दूसरा, इस मुल्क में हम बातें क्रिप्टो की, AI की और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी कौन सी चीज जो है टेक्नोलॉजी पे, पूरा मुल्क कैश इकोनॉमी पे पड़ा हुआ है। कहीं पे आपकी कोई ट्रांजैक्शन है, FBR अभी तक जो टैक्सेस जो है उसको टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट नहीं कर सका, हर चीज आपकी मैनुअल हो रही है। तो 12 देखते हैं, अल्लाह ताला हमारी जो अच्छी इनके लिए जो है नेक नियति है, इनके लिए दुआएं हैं। लेकिन कोई बात में वजन नहीं है कि 2000 मेगावाट दे दी गई, 2000 मेगावाट से पाकिस्तान में माइनिंग होगी। तो इस तरह अगर होना शुरू हो जाए तो सऊदी अरब के पास तो इतना तेल है, वो मुफ्त की बिजली बना के ये काम शुरू कर सकता है और लोग कर सकते हैं। लैंड कितने लैंड इसके लिए जरूरी है, आप जाए सऊदी अरब में कितना लैंड अवेलेबल है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं आज सोच रहा था। तो अब देखते हैं कि ये भी चांद चढ़ जाए कि वो तो जिस तरीके से 2 साल से हम ये उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि इसको एक्सप्लोर कर लिया जाए। इसके ऊपर लार्जर डिबेट होनी चाहिए, पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, पार्लियामेंट भी होनी चाहिए, हमें भी कुछ लोग बता सकें कि इसके पीछे क्या रशनाल क्या है उनका। तो वो उसके बाद फिर ये देखा जा सकता है कि जी ये हमारे जैसे मुल्क में, क्योंकि यहाँ पे पहले ही एक जो है मनी लॉन्ड्रिंग का एक इशू रहता है, ब्लैक मनी का इशू रहता है और वो रेगुलेशन का इशू रहता है। तो पता नहीं हमारे जैसे मुल्क के लिए ये कितना मुनासिब है। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लास्ट 1 मिनट। देखिए, वो तो बात है ना कि अब ये क्रिप्टो वगैरह जो है, अभी तो ये इसका कोई रेगुलेटर ही नहीं है। जैसे दुनिया में स्टेट बैंक होते हैं, फेडरल रिजर्व होता है, इसका कोई रेगुलेटर ही नहीं है। इसकी तकलीफ कहाँ से हुई है? एक ब्लॉकचेन सिस्टम है। तो मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपके जो है ना रुपए, करेंसी, इसकी प्रिंटिंग, उसकी उदार, इसकी जब ये आ जाएगा पाकिस्तान में तो सेंट्रल बैंक हमारा किस तरीके से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देगा। ये तो अभी तक वेस्टर्न ममालिक है, जो फेडरल रिजर्व है, जो यूरोपियन ममालिक हैं,
इसी वजह से अभी तक उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी पूरी नहीं आई। तो हम ये बड़ी अहम बात आपने कर दी बहुत अहम बात कर दी। इस नोट पे आपको दोबारा तकलीफ देंगे। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो ताजिर भाई डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं आ रहे, सबसे बड़ा ही मसला यही है। तो ये एडवांस्ड डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉकचेन के जरिए उसकी बातें कर रहे हैं। बात जारी रहेगी। ये बस बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपके वक्त देने का। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। फौरी तौर पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मखसूस नशिस्तों समेत अदालती महाज पर कौन कौन से बड़े केसेस चल रहे हैं, उनके अंदर क्या पेशरफ्त हो रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। अब जरा अदालती महाज पे क्या मामला चल रहे हैं, कौन कौन से केसेस हैं, क्या बड़ी पेशरफ्त है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी 922 न्यूज़ साकिब बशीर मौजूद है। बहुत शुक्रिया साकिब आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, मेरा ख्याल है मखसूस नशिस्तों के मामले से जी, मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है ना अपील वो जारी है, उसके ऊपर समाअत अभी वो जो ग्रेट विजडम ऑफ आर ग्रेटेस्ट जजेस जो है वो टेलीविज़न के ऊपर लोगों के लिए देखने के लिए सामने है। और हमें ये बताया गया था, पढ़ाया गया था कि जो अपील होती है इस तरह की, उसके अंदर बड़ी टेक्निकल लॉ प्रिंसिपल्स के ऊपर होती है। तो ये काफ़ी सारे आर्गूमेंट जो पहले अदालत ने फैसले में उनके फैसले हो चुके हुए हैं वो दोबारा एक तो रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो जो एक अंग्रेज़ी का एक जुमला होता है कि वो मुहावरा डेजा वू, कि जी पहले भी ये मामला हमने देखा हुआ है कि लोगों ने आपको साकिब साहब आगे से डिमांड कम हो गई है कि लोग अब अदालती मसलों के लोगों को पहले ही पता होता है कि फैसले किधर जा रहे हैं। सो कि उसके अंदर सस्पेंस नहीं रह गया। आपके लिए कोई इस फैसले में सस्पेंस नज़र आ रहा है? बज़ाहिर तो सस्पेंस नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला जब 12 जुलाई को आया था, उसके खिलाफ हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की और आजम मजीद तारड़ पब्लिकली ये कहते रहे कि ये गैर आईनी फैसला है और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है। और उसके बाद अमली तौर पर हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर अमल नहीं किया। और अब जो बेंच बना है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेंच बनाता है। मतलब जजेस जो आईनी जो बेंचेस में आते हैं तो वो हुकूमत की जो मर्जी और मंशा और उनके सिलेक्शन के मुताबिक आते हैं, क्योंकि उनका वोट जुडिशल कमीशन में ज्यादा है। तो उन्होंने पहला जो जजेस थे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर 13 जजेस पूरे हुए। फिर जो जिन जजेस ने ये केस सुना था शुरू में, जो अक्सरियती जजेस थे, उन जजेस को इस बेंच में नहीं डाला गया। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत की मर्जी और मंशाई चली है, उनका वोट था जुडिशल कमीशन में। तो इसलिए उन्होंने जो नए जजेस थे जिन्होंने ये केस पहले नहीं सुना था, वो आईनी बेंच में आ गए और उन्होंने केस जो है वो उसकी समाअत शुरू कर दी। तो ये वजह है जिस वजह से आम लोग भी आजकल अंदाजा लगाते हैं कि सिचुएशन किस तरफ जा सकती है। तो ये जो फैसला है, ये जो नजरसानी की दरखास्त है, ये जो आम हमारे नाजरीन है उनके देखने के लिए कि उनके समझने के लिए कि जब कोई फैसला आता है तो उस फैसले पर अगर नजरसानी की दरखास्त हो तो उसका बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है कि अगर फैसला 100% जो है वो केस सुना जाता है, उसके बाद फैसला आता है, तो जो नजरसानी की दरखास्त है उसमें 5 to 10% जो है वो कोई अगर एरर हो, कोई आइन और कानून की कोई बहुत बड़ी को गलती हुई हो फैसले में, तो सिर्फ उसके हद तक उस केस को देखा जाता है, पूरा केस कभी नहीं खुलता। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेसिडेंट रही है कि फैसले के खिलाफ जो नजरसानी की दरखास्तें हैं वो वही जजेस सुनते रहे हैं जो पहले फैसला जिन्होंने किया होता था। लेकिन पहली दफा ऐसे हो रहा है कि बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जिसका फैसला मुस्तकबिल के सिनेरियो पर पार्लियामेंट में जो अक्सरियत है हुकूमत की उस पर और बहुत ज्यादा इस किस्म की सिचुएशन पर असरअंदाज हो सकता है मुमकिना तौर पर, उसमें वो जजेस मौजूद ही नहीं है जिन्होंने ये फैसला लिखा था। और उसकी अमली सूरत आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में 11 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है तो उसकी अमली सूरत हमें नजर आई है कि 8 जजेस में से सिर्फ 2 जज जो है वो इस वक्त बेंच में मौजूद हैं। 9 जज जो है वो कुछ अकलीती जो है वो जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था वो है, और 6 जज जो है वो बेंच में नए हैं। तो इसी वजह से आज जब इस केस में मुख्तलिफ सवालात मखदूम अली खान जो हुकूमती जो वकील है या मुस्लिम लीग नून की तरफ से वकील है, उनकी जानिब से सवालात जब उठाए जा रहे थे, ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे थे कि आपने पीटीआई को ये नशिस्तें क्यों दी,
आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें क्यों नहीं दी? आपके सामने पीटीआई नहीं थी, वो इंटरवीनर के तौर पर वो आए थे, या 187 जो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे सुप्रीम कोर्ट उसमें जा सकती है? अपील में बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। ये वो सवालात थे जो मखदूम अली खान जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर की हुई है वो उठा रहे थे। इन तमाम सवालात के जवाब 6 मई को जब समाअत हुई थी तो जस्टिस आयशा मलिक जो 8 जजेस का जो फैसला लिखने वाले जजों में शामिल हैं, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि इन तमाम सवालात के जवाब मौजूद हैं और अभी भी अगर हम फैसला जो है मेरे ख्याल में पढ़ा होता सब ने, और हमने भी फैसला अभी भी पढ़ा है दोबारा से, तो इन तमाम सवालात के जवाब उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन आज की पूरी प्रोसीडिंग में उनके कहीं जवाब हमें नजर नहीं आए। फिर मखदूम अली खान जो नजरसानी की दरखास्त पर दलाइल दे रहे थे, उन्होंने जो 8 जजेस का फैसला था उस फैसले को भी नहीं पढ़ा। उन्होंने माइनॉरिटी जजेस का, मतलब जो अकलीती जस्टिस याया अफरीदी एक जज थे 13 में जिन्होंने अलग से उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका फैसले की कुछ ऐसे पढ़े। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उनका तो टोटल डिफरेंट व्यू था कि उन्होंने इस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या दिया था। ये कहा था कि क्या ये डॉट्स वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि डॉट्स मिलाए जाएं, तो ये जो टीवी पे दिखाने का फैसला और उसके बाद जिस तरीके से ये जरा हो रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये सारे फैसले में ये आर्गूमेंट्स हो चुके हुए हैं, पर लॉ पॉइंट की बजाय उन्हीं को रिपीट ग्राउंड एक बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक असेस किया है कि सिचुएशन जिस तरफ नजर आ रही है, इसमें एक सिर्फ मैं ऐड कर दूं, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस हाशिम काकड़, ये 4 जजेस जो है मजबूरी तौर पर 6 जजेस नए हैं, लेकिन ये 4 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने कोई सवाल आज रेज नहीं किया। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, कोई रिमार्क्स नहीं दिए, और जो शुरू का जो फैसला था उसमें भी ये नहीं थे, और नजरसानी कर रहे हैं, और नजरसानी में कोई सवाल ना आना ये कदरे हैरान कौन था। फिर जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस मुसर्रत अलाली जो पहले वाले फैसले में नहीं थे, अभी आए हैं, उनकी जानिब से जो सवालात रेज किए गए वो बहुत ही इब्तदाई नौइयत के सवालात हैं। रिव्यू में ऐसे सवालात उमूमी तौर पर नहीं आते। जिस तरह के उन्होंने सवाल किया कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो इलेक्शन के बगैर वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है तो बाहर कैसे होंगे, ये बहुत ही इब्तदाई नौइयत का सवाल था। जब 12 जुलाई का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, उसमें हमने ये जो वो सवालात आते रहे थे और उस पर जजमेंट भी जो आ चुकी है। इसी तरह जैसे शाहिद बिलाल, उन्होंने एक सवाल किया कि इंटरवीनर, मतलब जो पीटीआई आई थी इसमें कि हमें जो है वो इसमें पार्टी बनाया जाए या हम असिस्टेंस करते हैं, तो इंटरवीनर के हवाले से भी उन्होंने बात की। हालांकि उसका सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले में उसका एक वजाहत मौजूद है, लेकिन उनकी जानिब से सारी बातें पहले हो चुकी हुई हैं, बड़ी तफसीलन हो चुकी हुई हैं, फैसले में भी आ चुकी हैं। बराबर, हमारे पास 2 मिनट है। मैं चाह रहा हूँ कि एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चल रहा है, उधर भी देजावू का एहसास होता है। वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का केस है जिसकी वजह से सारा मामला जो है ना, ये शुरू धुआं कहाँ से निकलता है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजों से ही धुआं निकलना शुरू हुआ था जिसने सारी अदालतों को लपेट में ले लिया है। उसके पहले भी जरा बता दें क्विकली जी। उसमें जो दलाइल हैं 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनके वकला के और बाकी जो पटिशनर्स थे तमाम के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अब अटॉर्नी जनरल आए हैं। अटॉर्नी जनरल ने 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है कि ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत कर सकते हैं, कोई कदगन नहीं है, सीनियरिटी वही होगी, वो टॉप पे रहेंगे, बॉटम पे नहीं आएंगे जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर। और तीसरी उन्होंने बात की है कि हलफ लेना जरूरी नहीं। ये 3 नुकात हैं पूरे केस में कि ट्रांसफर ठीक हुई या नहीं, और दूसरा सीनियरिटी टॉप से होगी या बॉटम से होगी। 5 जजेस कहते हैं बॉटम से होगी, और तीसरी बात जो करते हैं कि जो हलफ है वो अगर दूसरी हाई कोर्ट से जज आएगा तो हलफ लेगा। तो इसमें हुकूमत ने तो फुल फ्लैज जो स्टांस ले लिया है। एक चीज जो पॉइंट आउट की गई 5 जजेस की जानिब से कि जब कंसल्टेशन का एक प्रोसेस हो रहा था, 4 चीफ जस्टिस और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे, उस वक्त हुकूमत ने जितनी समरीज सर्कुलेट की उनमें कहीं पे भी सीनियरिटी और हलफ का जिक्र मौजूद नहीं था। लेकिन जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो समरी, आखिरी समरी जब प्राइम मिनिस्टर ने भेजी सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए, तो उसमें यह डाल दिया गया कि सीनियरिटी टॉप से होगी और हलफ जो है वो लेना जरूरी नहीं है।
तो ये जो 5 जजेस का केस ये है कि ये एक बदनीति थी हुकूमत के एंड पर कि उन्होंने 4 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे और 5वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन 5 से ये चीज छुपाई है, तो इसलिए उस तनाजुर में भी इसको देखा जाए। जी, बहरहाल वो ये मुबैना तौर पे मेरा तो ये ख्याल था कि इनको केस, अगर फायज ईसा साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अपना केस लड़ सकते थे, तो इनको भी खुद पेश होना चाहिए था। कम से कम ये तारीख भी रकब हो जाती कि ये खुद 5 जजेस, क्योंकि ये बात तो फिर की जाती है कि अगर 5 जजेस जो हैं वो अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो आपका और हमारा या वो बेचारे वो जो अवाम है, गरीब अवाम, उनको क्या उम्मीदें दिलवाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब हमारे लिए वक्त निकालने का। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।